जिन भैया जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वारशा जिनवाणी माता की जय जय। निगम नय का कथन हम कर रहे थे इसमें, और निगम नय के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए। भूत निगम नय, वर्तमान निगम नय और भावी निगम नय। उसके अतिरिक्त अन्य आचार्यों की अपेक्षा वहां पर 6 भेद भी कह दिए गए थे कि भूतकाल को वर्तमान में कहना और भूतकाल को भविष्य में कहना, वर्तमान को भूत में कहना, वर्तमान को भविष्य में कहना, ऐसे भविष्य को भूत में और भविष्य को वर्तमान में कहना। इस तरह से 6 भेद उसके हो जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से यहाँ ग्रंथकार ने 3 भेद किए हैं। हमें इन तीनों को ही स्मरण में अवश्य रखना है। उसमें से भी प्रथम का स्वरूप हमने पढ़ लिया था कि भूतकाल की कोई क्रिया हो गई है, संपन्न हो गया कार्य, उसमें भी वर्तमान में आरोपण करना। जैसे कि आज भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए, दीपावली के दिन ये कहना कि आज भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए थे। अब आज तो कैसे जा सकते हैं, उनको तो गए हुए काफी समय हो गया, लेकिन इस नए की अपेक्षा से वह कथन सही होगा। उसके आगे हम पढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 66। भाविनी भूतवत् कथनम यत्र सभावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव। पुनः उच्चारणम्। भाविनी भूतवत् कथनम यत्र सभावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव। भाविनी अर्थात भविष्य काल में जो कार्य भविष्य में होगा उसको भूतवत् कथनम यत्र, सॉरी, यत्र माने जहां, भाविनी यानी भविष्य काल संबंधी कार्य में, भूतवत् कथनम भूतकाल की तरह कथन किया जाता है, सभावी नेगमो वह भावी नेगम है। जैसे अर्हन् सिद्ध एव, अर्हंत भगवान सिद्ध ही हैं। अब अर्हंत भगवान सिद्ध हैं, अर्हंत भगवान भविष्य में सिद्ध होंगे, लेकिन फिर भी हमने कह दिया अरे ये तो सिद्ध हो ही गया, अब क्या रह गया है, इनका तो होना तय ही है, ये तो सिद्ध ही है। तो ऐसा कहना ये भावी निगम नय की अपेक्षा से सिद्ध होता है। देखें विशेष टिप्पणी में नाम दिया है भाविनी अर्थात भविष्यति पदार्थ। भूतवत माने भूतेन तुल्यम, और अर्हन का मतलब लिखा उन्होंने इंद्रादिकृत कृताम अनन्य संभाविनी गर्भावतरण जन्माभिषेक निष्क्रमण केवल ज्ञान उत्पत्ति निर्वाणा विधान पंच महाकल्याण रूपाम अर्हणाम पूजाम अर्हति योग्यो भवति इति अर्हन्। ओहो, अर्हन शब्द की कितनी अच्छी व्युत्पत्ति बताई। अर्हन का मतलब है जो योग्य है। किसके योग्य है? पूजा के योग्य। कौन सी पूजा? तो लिखा कि इंद्रादि के द्वारा की जाने वाली जो अन्य के लिए संभावित नहीं है, ऐसी गर्भ, जन्म, निष्क्रमण, केवल और निर्वाण, इस तरह से 5 महाकल्याण रूप जो पूजा के लिए योग्य होते हैं वे अर्हन कहलाते हैं। और वही अर्हन हम कहते हैं कि सिद्ध हैं। सिद्ध कौन है? सिद्ध माने आत्मोपलब्धि हो गई जिनको, ऐसे भगवान सिद्ध कहलाते हैं। और उसमें लिखा भी इन्होंने सिद्धि ही स्वात्मोपलब्धि संजाता अस्य इति सिद्ध किंचित ऊन चरम शरीर आकारेण गत सिक्थक मूषा गर्भाकारवत छाया प्रतिमावत पुरुषाकार सिद्ध। सिद्ध की परिभाषा बताई यहाँ पर कि जो सिद्धि माने आत्मा की उपलब्धि हो गई है जिनको, ऐसे वे सिद्ध कहलाते हैं। वे अपने चरम शरीर से थोड़े से कम होते हैं। और लिखा है कि गत सिक्थक मूषा गर्भाकारवत, जैसे एक मूषा का मतलब होता है यहाँ पर कोई फ्रेम जो है,
जिसमें मतलब अंदर से खोखलापन हो, ऐसा जो सांचा है उस सांचे में से मोम को निकाल दें। पहले मोम भरी हुई थी, उस मोम को निकाल दिया जाए तो उसके अंतर्गत जो खाली स्थान बचेगा अंदर का, बाहर के आकार को तब भी ग्रहण नहीं करना है, गर्भाकार लिखा है इन्होंने, है ना, उस मूषा के गर्भ यानी अंदर का जो स्पेस है उसके समान है। और क्या लिखा है इन्होंने, छाया प्रतिमावत, छाया की प्रतिमा के समान, है ना, ऐसे पुरुष के आकार के सिद्ध भगवान होते हैं। और भी लिखा है उन्होंने, सिद्ध का मतलब अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड्ग सिद्ध, माया सिद्ध आदि लौकिक विलक्षण है, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण ही व्यक्ति लक्षण है सिद्ध है। बोले संसार में जो सिद्ध होते हैं, अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध इत्यादि सिद्धों की विशेषताएं होती है। संसार में अनेक प्रकार के सिद्ध माने सिद्धियों करने वाले जो पुरुष होते हैं, वे जैसे अंजन चौर को सिद्धि हुई थी, अंजन सिद्ध इत्यादि, ऐसे ही पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड्ग सिद्ध या माया सिद्ध आदि से इन लौकिकों से जो विलक्षण है, इन सबसे अलग हैं और केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से जो व्यक्त हैं, वो कहलाते हैं सिद्ध भगवान। और यहाँ लिखा है कि जहां पर अरहंत को सिद्ध ही कह दिया जाए भविष्य काल के पदार्थ में भूतकाल के समान, वो भावी निगम है। आपने कुछ इसमें चेक किया है? नहीं, इस टेंसिल, सॉरी, नक्शा आदि बनाते हैं जिससे, ये हमको समझ नहीं आ रहा, नक्शा इत्यादि में कैसा इसका उपयोग होगा? हम तो कह रहे हैं कोई भी आकार है, जैसे खाली डिबिया है, मतलब है ना, डिब्बी जैसे होती है, अब उसके अंदर का जो स्पेस है वो मनुष्याकार की अगर कोई चीज बनी हुई है, उसमें अंदर जो है या डमी जो होती है। हाँ भैया, जो मूसा बोला ना, स्टेंसिल जैसे मैप वगैरह बनाते हैं भूगोल में, उसी का मतलब अंदर थोड़ा कम बनता, उतने हिसाब से नहीं बनता वो। अच्छा, नहीं वह मतलब तो भूगोल में पढ़ते हैं ना जैसे। हमने ये नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, उसको मतलब खाली तो बाहर छाया बाहर जो है किंचित न्यून होती है, नहीं वो नहीं आएगा। छाया भी किंचित, नहीं, छाया का तो अभी छाया बताते हैं। किंचित न्यून होती है। नहीं छाया प्रतिमावत, छाया की प्रतिमा लिखा है इन्होंने, वैसे तो न्यून ही होती है, एग्जैक्टली उतनी तो नहीं होती कभी भी। हाँ हाँ, वो उसीलिए बोलते वैसा ही। चलिए इस पर ठीक भी है देखते हैं थोड़ा सूत्रार्थ, जहाँ भैया जी, भविष्य, हाँ हाँ वो मोम का पुतला बनाते हैं और उसके अंदर सामान भर दे, वो भरते हैं, फिर मोम पिघल जाती है, वो सब पुतला बन जाता है, ऐसा ठीक बात, ठीक बात है, वो तो समझ में आया कि कोई भी चीज जो है बनाने के लिए अंदर पहले पुतला बना के उसके ऊपर से उसको शेप दे करके उसको निकाल दिया जाएगा, पिघला करके ऐसा तो मोम पिघल जाती है वो अंदर की। हाँ, वो अंदर से मोम पिघल करके निकल जाएगी, तो अंदर जो स्पेस बचेगा उसके आकार का सिद्ध भगवान का आकार बन जाएगा। या हम समझ सकते हैं जैसे कपड़े इत्यादि को टांगने के लिए डमी आती है, तो डमी के अंदर का जो स्पेस है वो हम समझ सकते हैं। विशेष जो नए आगामी काल में होने वाली पर्याय का अतीत काल में कथन करता है, वह भावी निगम नए हैं। जैसे अरहंत भगवान अभी सिद्ध नहीं है, सिद्ध भगवान नहीं है, आगामी काल में होवेंगे, फिर भी उन अरहंत भगवान को जो नए सिद्ध रूप से कथन करता है, वह भावी निगम नए हैं। प्राकृत चक्र में लिखा गया है, निपर्णमिव पयं पदी भावी पयथम नरो अणे पर्णम अपथे जह पथम वर्णय शोभाविनय गमोतिणो। अर्थात जो नए अनिष्पन्न अर्थात भावी पदार्थ को निष्पन्नवत कहता है, निपन्नम उपयम पदी यानी निष्पन्न के समान प्रकट करता है, जैसे अप्रस्त को प्रस्त कहता है। ये वो शब्द जो हम उस दिन समझ रहे थे, प्रस्त। तो जो अभी प्रस्त नहीं हुआ है, माने अभी तैयार नहीं हुआ है पूरा, उसको भी प्रस्त कह देना, वह भावी निगम नए कहलाता है। जैसे किसी ने कहा ना कि कोई व्यक्ति मतलब जो घास इत्यादि काटने के लिए प्रयोग करते हैं, वह लेकर के जा रहा है, कुल्हाड़ी तक लेकर जा रहा है, तो उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। प्रस्थ तो अभी बना ही नहीं है, तुम जाओगे वहां जाकर के अनाज इत्यादि से जो एक तैयार करोगे प्रस्थ, वो बनेगा, लेकिन फिर भी अप्रस्थ को प्रस्थ कह रहे हैं। यद्यपि ये कार्य तो वर्तमान की बात हो गई है जो हमने कहा प्रस्थ वाला, लेकिन यहाँ अभी प्रस्थ नहीं है, उसको भी प्रस्थ कह देना, ये भावी निगम है। और भी भाई साहब प्रणाम, भाई साहब प्रणाम। मैं ये बोल रही थी, जैसे कोई बच्चा है
और उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है अभी, यानी साल भर हुआ है समझ लो, तो भी अपन उसको डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं ना, तो वो भी ठीक है। भावी निगम में भावी आएगा ना। बिल्कुल। जी हाँ। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। संस्कृत में चक्र में इस प्रकार कहा है, अनिष्पन्न चित्तस्थम। और निष्पन्न। हाँ, अनिष्पन्न और निष्पन्न अभी पुनः आएगा, वर्तमान काल में भी आएगा, उसको भी हम देखते हैं। अनिष्पन्न का मतलब जो अभी तैयार नहीं हुआ है, पूरा कार्य नहीं हुआ है, और निष्पन्न का मतलब जो संपन्न हो गया है। चित्तस्थम यद निर्वृत्त प्रस्थके प्रस्थकम यथा भाविनो भूतवद्ब्रूते नैगमो नागतो मतः। अर्थात चित्त में स्थित है जो अभी, यत अनिवृत्त प्रस्थके, जो अनिवृत्त है अर्थात तैयार नहीं हुआ है, अधूरा है, ऐसे प्रस्थ में भी प्रस्थकम यानी ये प्रस्थक है ऐसा कहना। तो भाविनो भूतवत भूते, भावी काल में भी भूत के समान कहना, ये नैगमो अनागतो मतः। अनागत माने भविष्य काल संबंधी नैगम नहीं कहलाता है। वहीं आया है, भावी काले परिणमिष्यतो अनिष्पन्न क्रिया विशेषान वर्तमान काले निष्पन्नाः इति कथनम। भैया प्रस्थ का मतलब क्या है? नाप है? नहीं, प्रस्थ जो है वो एक मेजरमेंट है। इसका कितना, लगभग 400 ग्राम शायद होता है, 400 या 600 ग्राम है, कुछ मैं भूल रहा हूँ, 400 ग्राम ये हो है ना। 400 ग्राम की जो माप है उसको प्रस्थ कहते हैं। उतना अनाज वो कहलाएगा एक प्रस्थ, ठीक है ना। तो अभी बनाया नहीं है, अनाज की तैयारी कर रहा है मनुष्य, उसमें पहले नापा जाता था तो प्रस्थ से नापा जाता होगा। जैसे वर्तमान में हम लोग प्राय करके एक बोरी से नापते हैं कि 1 बोरी अनाज हुआ, 2 बोरी अनाज हुआ या 100 बोरी अनाज हुआ, ऐसे ही प्रस्थ से पहले नापा जाता रहा होगा। तो वह प्रस्थ कितना है? भैया जी पहले शेर से नाप चलता था, शेर से तौलते थे। नहीं, शेर तो आज किलो हो गया, पंच से इत्यादि। आज किलो हो गया। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही आधुनिक हो गया। प्रस्थ बहुत प्राचीन बात है, हाँ। ये 1000-2000 साल हाँ। की बात है। चल, तो ये हो गया है प्रस्थ। जो पर्याय अभी अनिष्पन्न है अर्थात भावी काल में निष्पन्न होगी, उसको वर्तमान में निष्पन्न कहना, ये भावी नैगम में है। जैसे और भी उदाहरण दिया है, विवक्षा काले अतीर्थंकरान रावण लक्ष्मीधर श्रेणिक आदीन तीर्थंकर परमदेवा इति अधिराज्य पदव्यभावेपि नृपकुमारादिराजः इति कथनम। प्रस्थ प्रायोग्य वस्तु विशेषः प्रस्थम इत्यादि दृष्टान्तान् भावी काले निष्पन्नान् भविष्यन्तो अवतिष्ठमानान् विषयान् निष्पन्नाः इति कथनम भावी नैगम नयः। तो बहुत सारे उदाहरण दे दिए यहाँ पर। विवक्षा काल में हम जब वर्तमान में कह रहे हैं, जो तीर्थंकर नहीं है उन भावी रावण लक्ष्मण श्रेणिक आदि को परम तीर्थंकर देव कहना, या कि राज्य पद को अप्राप्त राजकुमार को भी राजा कहना, और भी प्रस्थ के योग्य वस्तु विशेष को प्रस्थ कहना, इत्यादि दृष्टांतों को भावी काल में पूर्ण होने वाले भावी रूप में रहने वाले विषयों को पूर्ण हो गए इस प्रकार से कथन करना, ये भावी निगम नहीं है। बस एक मिनट। चलिए, ये भावी निगम नहीं हुआ, स्पष्ट बिल्कुल। भविष्य काल की जो कार्य भी नहीं हुआ है उसको भी वर्तमान में कहना, जैसे कि वो कार्य हो गया। भैया जी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अभी हम बीच में कुछ देर के लिए रुक गए थे। अभी आ रही है? नहीं आ रही भैया जी, बहुत धीमी आ रही है, बहुत धीमी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक मिनट। भाई साहब हमको अच्छी आ रही है भाई साहब। हम लोग को भी आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है, तेज है। ठीक आ रही है भैया जी, ठीक आ रही है, ठीक है। आपके यहाँ शायद नेटवर्क नहीं आवाज होगा। अच्छी है। जी जी, ठीक है ठीक है। जिन्होंने नहीं आने के लिए कहा, एक बार वो नेटवर्क चेक करते हैं। चलिए, 67 क्रमांक सूत्र। कर्तुमारब्धमीशं निष्पन्नम निष्पन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र स वर्तमान नैगमो यथा ओदनः पच्यते। कर्तुम आरब्धम ईशत् निष्पन्नम अनिष्पन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र स वर्तमान नैगमः यथा ओदनः पच्यते। कह रहे हैं कर्तुम आरब्धम, जिसको करना शुरू कर दिया है,
कार्य आरंभ हो चुका है, लेकिन ईशन निष्पन्नम थोड़ा सा तो पूरा हो गया और थोड़ा बाकी है, या कि अनिष्पन्नम वा जो अभी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ है। ऐसी वस्तु को, किसी भी क्रिया को या किसी वस्तु को निष्पन्नवत कथ्यते यत्र, यत्र माने जहां पर निष्पन्न के समान कहा जाए, जैसे वो कार्य पूरा हो गया हो, इस तरह से कहा जाए, सह वर्तमान नैगम है, वह वर्तमान निगम नए हैं। जैसे ओदनः पच्यते, भात पकाया जा रहा है। कोई कहे किसी ने चावल धोने की प्रक्रिया शुरू की और उसको कह रहे कि क्या कर रहे हो, तो कह रहा है कि भात बना रहा हूँ। भाई भात तो तब बनेगा जब पक जाएगा, उसको भात कहेंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भात बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है। सूत्रार्थ, करने के लिए प्रारंभ की गई ऐसी ईशत निष्पन्न माने थोड़ी बनी हुई, अथवा अनिष्पन्न माने बिल्कुल नहीं बनी हुई वस्तु को निष्पन्नवत कहना, वह वर्तमान नैगम नए है। जैसे भात पकाया जाता है। इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, भावी निगम नए में तो स्पष्ट दिख रहा था कि वो कार्य भविष्य काल में ही होगा, वर्तमान में संभव ही नहीं है उसका होना। लेकिन ये जो नए है, ये क्रिया तो थोड़ी देर में संपन्न हो जाएगी, है ना। आदि हो भी चुकी कुछ लेवल तक तो, और हो सकता है कहीं बिल्कुल भी ना हुई है, दोनों इसमें अर्थ देखना। विशेष, प्रारंभ किए गए किसी कार्य को उस कार्य के पूर्ण नहीं होने पर भी पूर्ण हुआ कह देना वर्तमान निगम नए हैं। जैसे कोई पुरुष भात बनाने की सामग्री इकट्ठी कर रहा था, किंतु उसका यह कहना कि भात बना रहा हूं, यह वर्तमान निगम नए का विषय है ना। उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, तो उसने लिख दिया कि मैं कह दिया कि मैं भात बना रहा हूँ। तो भात तो तब बनेगा जब चावल पक जाएंगे, अभी तो आप केवल चावल धो रहे हो अथवा जो भी कार्य कर रहे हो, उससे ये नए सिद्ध हो। प्राकृत नए चक्र में आया है कथन, पारधा जा किरिया पयण विहाणादिक जो सिद्धा लोएव पुच्छमाणे तम वर्णयम। जा क्रिया पारद्धा, जो क्रिया प्रारब्ध हो गई थी, पयण विहाण आदि कहई जो सिद्धा, और उसको पाचन विधान इत्यादि के माध्यम से जो सिद्ध के रूप में मतलब तैयार हो गया, इस तरह से कहता है। कब? लोए व पुच्छमाणे, पूछे जाने पर। लोए माने लोक में या किसी व्यक्ति के द्वारा जब पूछा जाए तो कहता है कि ये कार्य हो गया, ये कार्य को हुए के समान कहना, उसको वर्तमान नयम वर्णई यानी वर्तमान निगम ने कहते हैं। तो वही अर्थ हो गया, चावल पकाने की क्रिया प्रारंभ करते समय पूछे जाने पर यह कहना कि भात बना रहा हूं ना। यहाँ पैण का मतलब शायद ये ओदन के लिए आया है। वर्तमान निगम ने इसको कहते हैं। संस्कृत ने चक्र में भी वही आया है, अनिष्पन्नम क्रिया रूपम निष्पन्नम गदति स्फुटम नैगमो वर्तमान दोदनम पच्यते यथा। माने अपूर्ण क्रिया रूप को जो निष्पन्न पूर्ण बतलाता है, वह वर्तमान निगम में है, जैसे भात पकाया जाता है। इसके और भी उदाहरण दे रहे हैं, वसतिम करोमि, ओदनम पक्वान्नम पचामि, वाहम करोमि इत्यादि अनिष्पन्न क्रियाः विशेषान् उद्दिश्य निष्पन्नाः इति वदनम वर्तमान नैगम नयः। मैं वसति को बना रहा हूँ। वसति माने मकान, एक तरह से जहाँ पर निवास करते हैं। मकान या घर तो तब कहलाएगा जब बन जाएगा, फिर भी हम कहते क्या है, मैं घर बना रहा हूँ, मैं दही जमा रहा हूँ। दही तो जमेगा तब बनाएगा, अभी तो आप दूध जमा रहे हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि मैं दही जमा रहा हूँ। पकवान्नम, पका रहा हूँ, पकवान को बना रहा हूँ। ये पकवान तो तब बनेगा जब वो पक जाएगा, फिर भी हम कहते हैं पकवान को पका रहा हूँ। इत्यादि अपूर्ण क्रिया विशेषों को लक्ष्य करके पक गए ऐसा कहना वर्तमान निगम ने कहलाता है। इस प्रकार दोदन का भी दोदन का भी भात है। दोदन, एक मिनट, एक दोदन का, आप शायद विदिशा से पूछ रहे हैं, नाम भूल गया मैं। दोदन का अर्थ भी भात है। कहाँ पर आया? दोदन नहीं, वहां पर ओदन निकला, स्यात् प्लस ओदनम। चलिए दूसरा कौन? दोदनम का क्या अर्थ हुआ? स्यात्, देखिए नैगमो वर्तमान स्यात्, वह वर्तमान निगम होता है। ओदनम पच्यते यथा, यथा मान जैसे ओदन पकाया जा रहा है। ओदन माने भात, स्यात् माने है। जी,
जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ नमिता जी बोलिए। हाँ भैया जी, इसमें अपन ने दो नए पढ़े अभी, भावी नैगम नए पढ़ा और वर्तमान नैगम नए पढ़ा। हाँ तो जब हम इनकी डेफिनेशन मतलब इसका वो देख रहे थे तो उसमें ये डेफिनेशन आई कि जैसे कोई मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा है या फिर कोई राजकुमार है और वो राजा नहीं बना लेकिन फिर भी उसको राजा कहना, ठीक है। मतलब उसकी क्रिया शुरू हो गई। और यहाँ पर वर्तमान नैगम नए में हमने मतलब जैसे फूड पकाना चालू कर दिया तो हाँ मैं भात पका रहा हूँ, तो फिर हाँ इन दोनों में डिफरेंस कैसे अपन करेंगे? समझें इसको। दोनों ये में तो क्रिया ये चालू जो हो चुकी है। क्रिया चालू तो दोनों में हो गई है, परंतु वहां राजा बनेगा ही ऐसा कोई नियम तो नहीं है। यद्यपि ये यहाँ भी लगा सकते हो कि भात पकेगा ही, लेकिन फिर भी ये क्रिया जो है वो अल्पकालिक है, माने हमारे सामने हो जाने वाली है ना। उसमें भविष्य का मतलब निष्पन्न यही और अनिष्पन्न में अंतर है शब्द में। नहीं, दोनों अनिष्पन्न में आ माने रहा जो है अभी हुआ ही नहीं है, वो। हाँ और लेकिन निष्पन्न माने जो चल रहा है वर्तमान नहीं में। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा इसमें लेकिन देखें जैसे हम अपन। मेडिकल स्टूडेंट को कह रहे हैं तो वो सुने तो सुने निष्पन्न हो गई ना, चालू हो गई। वर्तमान निगम नय में भी थोड़ा सा उन्होंने लिखा कि अनिष्पन्नम वा, माने जो मैंने अनिष्पन्न थोड़ा है, हुआ है थोड़ा नहीं हुआ है, दोनों में ही ग्रहण थोड़ा किया हुआ है। है थोड़ा नहीं हुआ है, तो लेकिन पकने की उसको पूरा प्रोसीजर में नहीं है ना, हो जाएगा। पकने की दोनों ही प्रोसीजर बातें में नहीं। हैं समझें, लेकिन इसको यह है कि वर्तमान निगम नय में जो क्रिया हम कह रहे हैं वो बहुत ही शीघ्र हमारे समक्ष हो जाएगी, होने वाली है हमारी। और वहां जो भविष्य काल की बात कर रहे हैं वो निकट भविष्य नहीं है, बहुत दीर्घकालीन भविष्य है। ये थोड़ा सा दोनों में अंतर ले लेंगे, ठीक है ना। राजा बनेगा या कि वो डॉक्टर बनेगा, या फिर सिद्ध भगवान को वर्तमान में ये कह देना, है ना। सिद्ध तो बनेंगे, अब कितना लंबा समय होगा, भगवान की आयु बहुत लंबी है, उतने समय के बाद सिद्ध बनेंगे इत्यादि अपेक्षाओं से वहां पर जो है उनको वर्तमान में कह देना वो भावी निगम में है। और यहाँ वर्तमान में जो ये क्रियाएं हम कह रहे हैं ये अल्पकालिक है। मेरा ये मानना है कि आज के दिन ही पूरी हो जाने वाली है ना, भविष्य कल को कहते हैं एटलीस्ट हम। और वहाँ संस्कृत भाषा में तो जो है इनके भी भूत के और भविष्य काल के भी भेद किए गए हैं। भविष्य काल भूतकाल वो भी अद्यतन और अनद्यतन दो तरह का भूत कहा गया है। ऐसे भविष्य काल में भी लगा लेंगे अद्यतन और अनद्यतन, माने जो आज के दिन से संबंधित है ऐसा भूतकाल जो आज मतलब अभी तो नहीं है वर्तमान में, उससे एक क्षण पहले से लेकर के प्रातः काल तक का जो समय था वो अद्यतन भूतकाल कहलाता, उससे पहले वाला अनद्यतन भूतकाल कहलाता। और फिर उसके अलावा एक और भूतकाल है, वो है परोक्ष भूतकाल, जो हमारे सामने हुआ ही नहीं, जैसे भगवान महावीर हुए पर हमारे सामने नहीं हुए, वो परोक्ष भूतकाल। तो इस तरह से वहां पर भूतकाल के भी अनेक भेद किए गए हैं, ऐसे भविष्य काल के भी अनेक भेद किए गए हैं। तो इसमें से वर्तमान निगम नय में हमको आज के दिन का लगा लेना चाहिए, शेष हम भावी निगम नय में ले लें। भैया जी प्रस्थ का और हो गया। प्रस्थ का पुराने समय अनाज मापने हेतु लकड़ी का पात्र है, ऐसा बताया। तो वही है, और उसमें प्रस्थ का मतलब वही एक मेजरमेंट है। तो लगभग 400-500 ग्राम उसमें लिखा हुआ था, हमने कहीं पढ़ा ये, तो उतना उसका जो है माप होता था, उसको एक प्रस्थ कहा जाता है। वो लकड़ी का कोई भी लकड़ी का प्रस्थ बनवाने का संकल्प किया है। अच्छा, अभी बना नहीं है लेकिन उसने प्रस्थ का व्यवहार करके कथन करता है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो प्रस्थ का मतलब यहाँ पर हुआ है मेजरमेंट, मतलब वो नापने का जो कोई एक वस्तु है उसको प्रस्थ कहा गया, तो वह प्रस्थ अभी बना नहीं है। लकड़ी का पात्र है। तो फिर ये हुआ कि वो लकड़ी काटने के लिए जा रहा है अभी, तो उसको बाद में प्रस्थ बनाएगा, फिर भी ये कह रहा है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, तो प्रस्थ तो बना ही नहीं है अभी, तो उस लकड़ी से बनेगा, लेकिन पहले से उसको प्रस्थ कह देना, ठीक है। और एक प्रस्थ का मतलब ये भी होता है उतने मेजरमेंट का अनाज इत्यादि, उसको भी प्रस्थ कहते हैं कि एक प्रस्थ गेहूं, एक प्रस्थ इत्यादि, वह भी प्रस्थ कहलाता है। दूसरा ये हो गया पहला निगम नय, और इसके 3 भेद हमने पढ़ लिए, भावी, भूत और वर्तमान। अगला नय है संग्रह नय। संग्रहो द्वेधा, इसमें ये विसर्ग नहीं आना चाहिए था, ठीक है, ये पीडीएफ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। संग्रहो द्वेधा, संग्रहो माने संग्रह नय, द्वेधा 2 प्रकार का होता है। सूत्र में केवल इतना ही कहा, संग्रह नय 2 प्रकार का। व्याख्याकार कह रहे हैं संग्रह ने 2 प्रकार कौन सा है, सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह, अथवा
शुद्ध संग्रह और अशुद्ध संग्रह। इनमें से सामान्य संग्रह को शुद्ध संग्रह और विशेष संग्रह को अशुद्ध संग्रह समझना चाहिए। शुद्ध का मतलब तो ये हो गया कि उसमें अब दूसरी वस्तु मिलेगी नहीं, अभी उदाहरण से समझ में आएगा नीचे। और अशुद्ध का माने उसमें अन्य भेद भी हो सकते हैं, माने वो विरोध को प्राप्त हो सकती है, ऐसा अशुद्ध संग्रह ने कहलाता है। सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम अविरोधीनि पुनः उच्चारणम। सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम अविरोधीनि। संधि विच्छेद करने पर सामान्य संग्रह यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम अविरोधीनि। सामान्य संग्रह कौन सा है? जैसे सभी द्रव्य परस्पर अविरोधी हैं। तो हमने द्रव्य शब्द लिया, उसमें सारे द्रव्यों का संग्रह ग्रहण कर लिया, है ना। द्रव्य कहने से जीव अजीव इत्यादि सब द्रव्य आ जाते हैं। और वो द्रव्य कैसे हैं? परस्पर अविरोधी हैं। क्यों है? क्योंकि सबका लक्षण एक जैसा है। द्रव्य तो उसी को कहते हैं जो सत है। सत द्रव्य लक्षण और उत्पाद वे द्रव्य तीनों पाया जा रहा, सब में पाया जा रहा है। इस अपेक्षा से सारे द्रव्य आपस में विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये हो गया सामान्य संग्रह। विशेषार्थ, सर्व द्रव्य सामान्य से सत रूप हैं, क्योंकि सत द्रव्य का लक्षण है। इसलिए सर्व द्रव्य परस्पर में अविरोधी है, माने प्रत्येक द्रव्य में सतपना पाया जाएगा। सत कहने से जीव अजीव सभी द्रव्यों का ग्रहण हो जाता है, अतः यह सामान्य संग्रह का विषय हो गया। इसी की व्याख्या प्राकृत चक्र और संस्कृत चक्र में। अवरे परम विरोहे सौवम अतिथि शुद्ध संगहणो, अर्थात परम विरोहे अवरे माने जो आपस में परम अविरोहे आपस में अविरोधी है। क्यों? सवम अति, क्योंकि सभी अस्थि है। इति इस प्रकार से शुद्ध संगणो अर्थात शुद्ध संग्रह नहीं कहलाता है। तो सर्व द्रव्यों में परस्पर अविरोध है, क्योंकि ये सब सतरूप हैं। यह शुद्ध संग्रह या कि सामान्य संग्रह नहीं का विषय है। और संस्कृत में चक्र में आया है परस्परम अविरोधेन समस्त पदार्थ संग्रहे एक वचन प्रयोग चातुर्येण कथ्यमानं सर्वं सत् इति एतत् सेनावनं नगरम इति एतत् प्रभृति अनेक जाति निचयम् एक वचनेन स्वीकृत्य कथनम सामान्य संग्रह नये। इसमें एक विशेषता बड़ी अच्छी आ रही है। संस्कृत में चक्र में अधिक उदाहरण देकर के समझाया गया है ना। यहाँ बाकी में तो केवल एक उदाहरण दे दिया है, उन्होंने वहां पर 2-3 उदाहरण दिए हुए हैं। देखते हैं अर्थ को। परस्पर अविरोध रूप से संपूर्ण पदार्थों के संग्रह रूप एक वचन के प्रयोग के चातुर्य से कहा जाने वाला सब सत स्वरूप है। माने एक ऐसा शब्द का प्रयोग करो जिससे सारा का सारा ग्रहण हो जाए और उनमें विरोध भी न हो। इस प्रकार से सेना समूह, हमने कहा सेना समूह। अब सेना की अनेक भेद होते हैं, लेकिन वो सबके सब सेना है। वर्तमान में हम सेना कहेंगे तो सेना में तीनों आ जाएंगे, एयरफोर्स भी आ जाएगी और मिलिट्री भी आ जाएगी और उसके अलावा नेवी भी आ जाएगी, है ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये कौन कर रहे हैं कृपा करके ड्राइंग इत्यादि ना करें। इसी प्रकार से वन, अब वन कहा तो वन में सारे जितने भी वृक्ष इत्यादि हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। नगर कहना तो नगर में सारे नगर आ जाएंगे। आदि अनेक जाति के समूह को एक वचन रूप से स्वीकार करके कथन करना सामान्य संग्रह नय। वन कहने से जितने भी प्रकार के वन हैं, चाहे वो किसी पर्वत संबंधी वन हो, सब आ जाएंगे उसके अंतर्गत। और जब हम कहेंगे कि कौन पर्टिकुलर एक किसी वन का नाम ले सकते हैं, जैसे भगवान राम ने जहाँ किया था अपना वनवास इत्यादि, उस वन का नाम लेना, या कहीं पर भी किसी वन का नाम लेना। हिमालय का वन है और भी नंदन वन है ना, अमरावती है इत्यादि अनेक वन है, उनको ग्रहण करना ये उसमें नहीं आएगा संग्रहणय में। जबकि सामान्य से वन कह दिया तो सभी प्रकार के वन उसमें आ जाएंगे। तो ऐसे किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग करके और वस्तु का कथन करना, ये सामान्य संग्रह के अंतर्गत आएगा। फिर है विशेष संग्रह। भैया अविरोध यानी क्या लेना है यहाँ पे? विरोध नहीं होगा ना उसमें। जैसे हमने कहा वन,
अब वन के अंतर्गत हिमालय में पाया जाने वाला वन भी वन है, तो गंगा के किनारे पाया जाने वाला वन भी है, दक्षिण में पाया जाएगा तो वो भी वन है, अमेरिका में जो अमेजन के पास है वो भी वन है। तो वन कहने से अब उनमें विरोध नहीं है, माने उनको हम वन कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अरे आप अमेजन को वन क्यों कह रहे हैं, हिमालय वाले को वन क्यों नहीं कह रहे हैं, ना सब वन है उसमें। या जैसे हमने कहा ऊपर सेना, तो सेना में सब है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो या कि एयरफोर्स हो, उसमें सब आ जाएगा। तो आपस में, क्योंकि सेनापना जो है, सेना का जो शब्द का अर्थ है वो तीनों के साथ में इक्वली जुड़ा हुआ है, इसलिए उनमें आपस में विरोध नहीं होगा। कोई कहे कि आर्मी वाला व्यक्ति जा रहा है, उसको कहना है सेना का आदमी है, तो वो बुरा नहीं मानेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे आर्मी का कहो, आप सेना क्यों कह रहे हो, सेना उसके अंतर्गत, सेना में वो आ ही जाता है अपने आप में। इसलिए तो अविरोध का मतलब इन्हें विरोध नहीं होता है। जैसे हमने कहा ना द्रव्य, तो द्रव्य कहने से जीव भी आएगा, अजीव भी आएगा, आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं यदि, है ना। वैसे देखा जाए तो जीव का स्वरूप अलग है, अजीव का अलग है, लेकिन द्रव्य कहने समय हम क्या कह रहे हैं कि जीव भी द्रव्य है और अजीव भी द्रव्य है, इसमें कोई विरोध नहीं आने वाला। कोई ये नहीं कह सकता कि अजीव को आप द्रव्य क्यों कह रहे हो, नहीं, वो भी द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है। ठीक, आगे देखिए। मेरी किताब में जी उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे मिठाई कहने से लड्डू, बर्फी, इमरती, पेड़ा, रसगुल्ला आदि को ग्रहण किया है। फिर वृक्ष कहने पर आम, नींबू, जामुन, पीपल, बरगद आदि को ग्रहण किया है। ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं। ऐसे अनेक शब्द हैं जिसका एक मतलब जातिवाचक संज्ञाओं के शब्द हैं। हमने फल ले लिया तो फल में सब आ जाएंगे, अनाज ले लिया सब आ जाएंगे उसमें, तो ये संग्रह नय के विषय बनते हैं। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम संग्रह नय का प्रयोग करते ही करते हैं। जैसे सेना बोला तो 7 प्रकार की सेना बता दी उसके अंदर। हाँ, आती है, 4 प्रकार की भी मिलती है चतुर्मुखी सेना, या 7 प्रकार के भी वेद उसके मिलते हैं, है ना। अराती, पदाती, दराती इत्यादि, उसमें हस्ती वाले, अश्वत्थ इत्यादि सब मिलते हैं। हाथी, घोड़ा सब। हाँ, बिल्कुल। विशेष संग्रहो यथा सर्वे जीवाः परस्परम अविरोधिनः है। अब विशेष संग्रह नहीं, जैसे सभी जीव परस्पर अविरोधी हैं। अब हमने जीव ग्रहण कर लिया, इसमें विशेष क्यों कहा, क्योंकि हमने द्रव्य से हट करके अजीव इत्यादि को अलग कर दिया, जीवों को ग्रहण कर लिया, तो कुछ विशेष तो हो ही गया उसमें। सामान्य हम जानते हैं, सामान्य किसे कहते हैं, जो सब में पाया जाए वो सामान्य लक्षण, और जो किसी एक में न पाया जाए बाकी में पाया जाए वो कहलाएगा विशेष लक्षण। तो विशेष संग्रह भी इसी प्रकार से हो गया, जब हमने जीवों को ग्रहण कर लिया, इसका मतलब हमने अजीवों को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन जीवों को ग्रहण किया, और जीवों के भी बहुत सारे भेद होते हैं, इस अपेक्षा से वह विशेष संग्रह कहलाएगा। ठीक है, चले। विशेष संग्रह ने जैसे सर्वजीव परस्पर में अविरोधी एक है, तो जो नए एक जाति विशेष की अपेक्षा अनेक पदार्थों को एक रूप ग्रहण करता है वह विशेष संग्रह नए है। जैसे चैतन्य पने की अपेक्षा से संपूर्ण जीव राशि एक है, सब जीव है। जीव के कहने से सामान्यतया सब जीवों का तो ग्रहण हो जाता है, परंतु अजीव का ग्रहण नहीं होता, अतः यह विशेष संग्रह नहीं कहलाता है। उसी में जो है होई तमेव अशुद्धम इगिजाई विशेष ग्रहणेन, और वही संग्रह ने अशुद्ध हो जाता है जब किसी एक जाति विशेष को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, संस्कृत में चक्र में और भी आया है, जीव निचय, अजीव निचय, हस्ती निचय, तुरग्न निचय, रथ निचय, पदाति निचय इति निम्बू जंबीर जम्बूम आकंद नालिकेर होना चाहिए, नारिकेल निचय इत्यादि द्विजवर, वणिकवर, तलवर आदि अष्टादश श्रेणी निचय इत्यादि दृष्टान्तैः प्रत्येक जाति निचयम् एक वचनेन स्वीकृत्य कथनम विशेष संग्रह नय। जैसे जीव समूह कहना तो सारे जीव आ गए, अजीव समूह कहना सारे अजीव आ जाएंगे, हाथियों का झुंड, उसमें हाथी सब प्रकार के आ जाएंगे, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, कैसा भी। घोड़ों का झुंड, अब घोड़ों की अनेक जातियां होती है, उनमें सारे आ जाएंगे। रथों का समूह, सारे रथ आ गए। पैदल चलने वाले सैनिकों का समूह, ये सब प्रकार के सैनिक उसमें आ जाएंगे, चाहे वो फिर सशस्त्र हो या बिना शस्त्र वाले। इसी प्रकार से नींबू, जामुन, आम व नारियल का समूह, और उसमें जितनी भी उसकी वैरायटीज होती हैं वो सब उसमें आ जाएंगी अपने। इसी प्रकार द्विजवर, वणिक श्रेष्ठ, कोटपाल आदि 18 श्रेणी के निचय इत्यादि दृष्टांतों के द्वारा प्रत्येक जाति के समूह को नियम से एक वचन द्वारा स्वीकार करके कहना ये विशेष संग्रह नए हैं। ठीक है ना।
बहुत सारे उदाहरण होते हैं, बहुत वाक्य ऐसे प्रयोग में आते हैं, जैसे इसमें है ना वणिक श्रेष्ठ, तो बणिया किसी को कहना या किसी को ब्राह्मण कहना। अब ब्राह्मण से सारे ब्राह्मण उसमें आ जाएंगे, है ना। कोई कहे कि ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, ब्राह्मण बुद्धिमान होता का मतलब उसमें सारे के सारे ब्राह्मणों को हमने ग्रहण कर लिया, सामान्य कथन कर दिया, इस तरह से। बाकी उसमें अन्य जो उसका निषेध कर दिया मैंने, ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जो क्षत्रिय इत्यादि है उनका सबका निषेध कर देने से यह विशेष संग्रह नहीं कहलाएगा। एक तो हो गया सामान्य संग्रह नहीं, उसमें सभी को ग्रहण कर लेंगे, कोई छूटेगा नहीं, और विशेष संग्रह में कुछ छूट जाएंगे, बाकी उसकी अपनी जाति के जो है सारे व्यक्ति आ जाएंगे उसमें। इस प्रकार से यह संग्रह नय का कथन यहाँ पर संपन्न हुआ, और अपना समय भी आज कितना होता है इसलिए यहीं तक रखेंगे।